A very good evening to all of you. Today we have come up with the lecture 3, which is on operating systems. Operating systems class is a very crucial paper, a very important paper from your examination point of view. चाहे वो कोई भी आपका recruitment exam है तो NIC में तो definitely it is going to be, the questions would be like 8 to 9 questions would be there from this particular paper. So this is a very important paper that you have to cover before your examination, and parallelly I would say that this is a very simple paper. लेकिन जैसे हमने बोला है कि सारे जो भी subjects हैं they are correlated, they are interrelated. तो यहाँ पर while you are doing it parallelly you have to go with your CSA, parallelly you have to go with your C programming. For that we will be coming up with the lectures very soon. बट टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या वैरायटी ऑफ टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, किस तरीके से इंटरैक्शंस होते हैं, किस तरीके से प्रोसेसेस एक साथ कोऑपरेट कर कर चलते हैं, कभी नॉन कोऑपरेटिव होते हैं तो देन दे हैव नो लिंक टू टॉक विद ईच अदर, देन देर आर सर्टन पाइप्स. और पैरेलली मैंने क्या किया है क्लास, छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें मालूम सब है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं समझ में आता है तो मैंने उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करी है. और मैंने क्या किया है, आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं. लाइक देर आर 5 to 6 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस जो मुझे रेलेवेंट लगे हैं, जो आप लोगों को कर लेने चाहिए, जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और फिर से आ सकते हैं. लाइक द सेम सिनेरियो वुड बी रिपीटेड. तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. एक बार आपको करने हैं और करने के बाद आपने उसको डिस्कस भी करना है. लाइक यू इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स एनीवेयर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग विद द क्वेश्चंस. एंड लेटर ऑन हम लोग क्या करेंगे, लाइक आज का जो मैंने लेक्चर है यहाँ तक कंप्लीट करा है जो आपके सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शन बता रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेकर आऊँगी उसके अंदर हम सिर्फ शेड्यूलिंग करेंगे. सी शेड्यूलिंग ऑल टुगेदर इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इट्स अ श्योर क्वेश्चन. उसमें से आपको आना है कि FCFS शेड्यूलिंग है, सबको मालूम है SGF शेड्यूलिंग है, हम सब पढ़ चुके हैं ये सब चीज़. देन देयर इज़ रिस्पॉन्स रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, कौन किससे कितना कोरिलेटेड है, ये सारी बातें जो हैं हम लोग क्लास किस में करेंगे, शेड्यूलिंग वाले में. दैट वुड बी आवर नेक्स्ट लेक्चर. बट उससे पहले हमारे कुछ बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. सो वो मैंने आज यहाँ पे क्लियर करें, लेकिन उन बेसिक्स के अंदर हम लोग ने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट दोज एक्सरसाइजेस पैरेलली. ओके, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. लेट्स जस्ट स्टार्ट. Okay, so hello all. Today we are going to get started with the topic known as OS, that is operating system. See, the way we have been doing till now class, जितना अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं या जितना हम लोग ने, like many of you, the people over here are from BTech. Some have completed their bachelor's or BE. Some have done their like which is making them eligible for any recruitment examination. But the way we study is this time, the way we are going to study is quite different. ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. The strategy, the method, the manner would be different. So our today's topic is operating system. Let us just get first started with the basic definition. What is the definition of an operating system? See, with definition we would be able to understand a lot many things. हमें operating system का बहुत तरह का definition मिलेगा. Supposedly you can say that what is an operating system? Like one definition I can give, that operating system acts as an intermediary between whom? Between the user and the computer hardware. Right, so it is an intermediary. It is actually providing you an environment जहाँ पर user जो है they can execute their programs in a convenient and efficient manner. Right, कहीं कहीं आप definition ऐसे भी देखेंगे that an operating system is what? This is a software that simply manages the computer hardware. Right,
तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ये मैनेज करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. यू कैन सी अ लॉट मेनी डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. But basically, when we talk of operating system, we see it from two views. There are two views. One is a user view and another one is the system view. आपको इन दो व्यू पॉइंट से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है. It is very crucial for you people to understand operating system from these two points of view. So first, supposedly, if this is user view. So what is a user view? User view में क्या होता है? Most users are going to sit in front of the system. अगर आपने एक यू आर गोइंग टू मोनोपोलाइज द रिसोर्सेज टू अ पर्टिकुलर यूजर, तो उसका गोल क्या है यूजर व्यू का? यूजर व्यू का गोल है, इफ यू विश यू कैन राइट इट, दैट द गोल is to maximize the work that the user is performing. User is sitting, just now I have told you that he or she is sitting in front of the system, and whatever he is doing, your purpose from user view would be to maximize the work, right? And in this case, हम operating system को इस तरीके से design करते हैं that the special attention would be given to the performance, not to the resource utilization. This is again an important point that you have to keep in mind. That is that here you can say that operating system is designed for the ease of use to the user. यूजर को तो यूज ईज हो जाएगा, बट विद सम अटेंशन पेड टू परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा, एंड नन अटेंशन इज पेड टू रिसोर्स यूटिलाइजेशन. एक यूजर कितने रिसोर्स ले रहा है, कैसे रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक से यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये सब चीजें हमें यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, right? But when we talk of the system view, what happens in system view? Here the operating system is the resource allocator. Here operating system, you can say it acts as a रिसोर्स एलोकेटर. अब वो रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है. तो इसके पास everybody knows that a computer system has many resources that are required to solve a problem. Now that could be a CPU time, that could be memory space, that could be file storage space, that could be input output devices and so on. So here the operating system is going to act as the manager of these resources. तो यहाँ पर operating system is going to act as a manager. ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ दीज रिसोर्सेज. इन रिसोर्सेज के लिए ये जो है ये एक्ट करेगा एज अ मैनेजर, राइट? तो ये चीजें आपको छोटी छोटी बातें जो है ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर टॉकिंग और व्हेन यू आर डीलिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ये भी आप कहीं सुनेंगे और आपने देखा भी है that what is an operating system? Operating system is a control program. Operating system क्या है क्लास? एक control program है. Control program का मतलब ही क्या है? That it is going to manage the execution of the user programs. ये क्या करेगा? Control program क्या होता है? You can write down that a control program manages, ये manage करता है the execution of the user programs. यूजर प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये मैनेज करता है. किस लिए? टू प्रिवेंट द एरर्स, ताकि एरर्स को प्रिवेंट किया जाए, एंड यू कैन से द इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर, या फिर इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर हो रहा है. ठीक है, सो इट इज स्पेशली कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन एंड द कंट्रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. एक आप ये भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. वन मोर थिंग यू कैन नोट समवेयर, दैट इज that operating system क्या है? It is one program, right? It is a single program which is running all the time, and that is why it is known as the kernel. ठीक है, तो operating system को हम ये भी बोल सकते हैं that this is a single program or one program which is running at all times, जो हमेशा रन करता रहता है, and therefore we call it as kernel. और इसको हम क्या बोलते हैं? Kernel बोलते हैं. See, one thing you should be noting, these are the basic terms class that we are talking. Now, I know that operating system everybody knows, we have studied operating system, लेकिन इस तरीके से हमें पढ़ना है that the basic terms should be there
in our mind and we can implement it directly in the examination. तो ये definitions आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है. So you have understood what is kernel, but you have to keep in mind that along with the kernel there are two types of programs. Kernel के साथ साथ मैं यहाँ पर एक blank paper लेकर दिखा भी देते हैं कि along with the kernel, you can, if you wish, you can note it down that along with the kernel, what is kernel? It is a program which is running all time. Okay, there are two other programs. There are two other programs which are running. Okay, one is known as the system programs. One is class system programs, which is associated with the operating system but not with kernel. So system programs is associated with the operating system and not with kernel. And the second is an application programs. The second is class, the application programs. तो application programs जो होते हैं वो क्या करते हैं? What are the application programs? They include all the programs which are not associated with the operation of the system. तो application program का मतलब ये सारे के सारे programs इसमें include हो जाएंगे, लेकिन here there would be all the programs, or you can say all the programs associated with whom? With all the applications. जो applications के साथ associated है but not with the system, right? Am I clear? So this is the thing that I wanted to tell you. तो ये आपको मुझे पहले बताना था. Okay, basic points हैं that you have to keep in mind. Okay, so what we have done, we have understood what is the definition of operating system from variety of varied points of views. ठीक है, one is the user view, another one is the system view. Next is computer system operation, like how the computer is going to operate. So a modern general purpose computer system consists of one or more CPUs. Till now we have been knowing that there is a single CPU that is working, and with the single CPU only one process would be executed at a particular time. But when we have more than one CPUs, then we have the number of device controllers which are connected to the main bus, and it is going to provide access to the shared memory. See, operating system is not a single paper. Here we will be having certain connections with the CSA paper, that is your computer organization. So you should be able to relate a few things to that particular paper also. तो जैसे आप देख सकते हैं, this is a simple example of a CPU. Like you can see, there is a CPU, there is a disk controller who is taking care of these disks. Now there is a USB controller who is taking care of these devices like mouse, keyboard, printer. Then there is a monitor where we have graphic adapter, and along with that we have a CPU bus over here, and then it is connected to the memory, right? So you can say that here the CPU and the device controllers can execute concurrently. ठीक है, so with this picture what you can infer कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो CPU है and जो भी आपके device controllers हैं, the CPU and the device controllers, they are executing, or they can execute concurrently or parallelly. And what they are doing, they are actually competing. They are competing for memory cycles, ताकि उनको memory मिल जाए या किसी दूसरे को memory मिल जाए. Likewise, they are doing the things. So to ensure the orderly access to shared memory, what we are doing, we have a memory controller also. उसका function क्या है? What is the function of the memory controller over here? तो memory controller का यहाँ पर ये function है that it is going to synchronize what? The access to the memory. मेमोरी को एक्सेस मिल रहा है तो उसका एक कोऑपरेट कर कर जो चलना है, उसके लिए हमारे पास काम करता है मेमोरी कंट्रोलर, राइट? फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट फॉर अ कंप्यूटर व्हेन इट हैज टू स्टार्ट, आपको एक इनिशियल प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट करवाना पड़ता है. दैट कुड बी अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और एनीथिंग, एंड सपोजिटली इट इज स्टोर्ड इन रोम, और यू कैन से इफ इट इज स्टोर्ड इन, let's say, EEPROM, that is your
erasable programmable read only memory which is generally known as firmware. तो क्या होता है, it initializes all the aspects of the system. ये system के सारे aspects को initialize करता है, CPU registers से, device controllers से, memory content से, सब कुछ. तो जो bootstrap program है या जो initial program है which is running when the system is going to start, it must know about how to load the operating system और how to start executing that system. ये कैसे करना है वो उसको मालूम होना चाहिए. और इस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम मस्ट लोकेट और लोड इनटू द मेमोरी द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को यहाँ पर जरूर लेकर आना पड़ता है. एक चीज यू पीपल कैन नोट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेटिंग और स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, तो जो the first process it is executing such as it is known as init. ठीक है, ये init एक प्रोग्राम है जिसको ये स्टार्ट करता है एंड देन इट कीप्स ऑन वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर. कुछ इवेंट को अकर होने के लिए वेट करता है. इवेंट अकरेंस को हम बोलते हैं the occurrence of an event is known as, you can say it could be an interrupt. Now that interrupt could be either from the hardware or the सॉफ्टवेयर. इंटरप्ट हार्डवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है. हार्डवेयर में बी देयर जब आपका क्या होता है, हार्डवेयर ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम बाय सिग्नलिंग और यू कैन से बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द सीपीयू यूजुअली बाय द वे ऑफ सिस्टम बस. और सॉफ्टवेयर तब ट्रिगर होता है व्हेन देयर इज अ सिस्टम कॉल और यू कैन से व्हेन देयर इज अ मॉनिटर कॉल, सिस्टम कॉल और व्हेन देयर इज अ मॉनिटर कॉल. So जब भी in any case when the CPU is interrupted, जैसे ही CPU interrupt हो जाएगा it stops what it is doing और वो immediately क्या करता है, execution transfer कर देता है to the fixed location. So definitely interrupts are an important part of computer architecture. Interrupts की बहुत ज़रूरत है, but after an interrupt is serviced, जैसे ही interrupt आया ना, it has to be serviced. It has to be serviced. तो जो saved return address होता है that is being loaded in the program counter. Again the this program counter etc we will be talking in that paper, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें we can relate over here because the subjects are totally related. ठीक है, एंड अब क्या होता है, जो इंटरप्टेड कंप्यूटेशन है इट रिज्यूम्स थ्रू द इंटरप्ट. ठीक है, तो इंटरप्ट को जैसे आपने सर्विस कर दिया उसके बाद कंप्यूटेशन कुड बी रिज्यूम्ड. राइट, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. Now the next topic for the day class is that what is the structure of a computer system. तो अगर आप देखेंगे computer system के अंदर क्या क्या है, users हैं like you, me, then there are an application programs like compilers, databases, games, video player, browsers. Then there are certain system programs में हम बोलते हैं shells, editors, compilers. Now you people can very easily distinguish between system programs, application programs, users, क्योंकि अभी हम इतनी सारी बातें इनकी कर चुके हैं. Then we have an operating system. Operating system एक ऐसा special program है which is an interface between user and hardware and it is performing different roles at different times. वो भी हम अभी discuss कर चुके हैं. Then hardware, right? So in this way you can totally say that definitely the computer system is comprised of these many things, right? Then what does an operating system do? Operating system क्या कर सकता है क्लास, देखिए operating system के कुछ functions हैं, these are the functions और you can say these are the purposes. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि operating system जो आपका पूरा जो topic है it revolves around these things only. It revolves around these things. It revolves around process management. It revolves around process synchronization, memory management, CPU scheduling, file management and सिक्योरिटी. और ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इन सारे टॉपिक से इफ यू पीपल विड कंसिडर वन क्वेश्चन भी तो आपका टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चंस. बट डेफिनेटली आपको ये सारे टॉपिक्स डिटेल्ड में तो करने हैं, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू while we are talking of CPU scheduling or while we are talking of synchronization or memory management, you can expect 2 questions as well, 2 to 3 questions. So you can say in totality there would be there is possible, there is very easy, you can see it by yourself that there is the possibility of 8 to 9 questions from this topic because it is having these many parts. तो प्रोसेस को मैनेज भी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंक्रोनाइज भी कर सकता है, मेमोरी को मैनेज भी कर सकता है, सीपीयू को शेड्यूलिंग भी कर सकता है, फाइल को मैनेज भी कर सकता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. इसको अभी मैं वन लाइन में बताऊंगी लेकिन डिटेल्ड में हमको करना है, राइट.
देन वी हैव द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे क्या क्या टाइप्स होते हैं. सी, there are variety of types, like you can see that operating system consists of simple batch operating system, this is the first type. Then multi-programming, then we have time sharing, then we have multiprocessing, then multitasking, then real time, then distributed, and then network operating systems, right? So let us just first get started with the batch operating system. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है क्लास, दैट इन दिस टेक्निक होता क्या है, दैट द सिमिलर, जो भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स, नाउ दे आर बैच्ड टुगेदर, उनको हम बैच कर देते हैं एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन टाइम. So the purpose of this operating system is to simply to transfer the control from one job to another. Like a single job has been completed, which is definitely consisting of a variety of tasks, then the control would be transferred to the next job. So it contains a small set of programs which are always resided in a part of the memory, and the remaining part is actually servicing. बात और अच्छे से समझ में आएगी when you can see the picture over here. You can see the picture. So there are variety of jobs, and accordingly we have decided certain batches, and then they are being monitored by the operating systems, right? So what are the advantages and what are the disadvantages of batch operating system? So the use of resident monitor, एक जगह पर हम जो store कर ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, it is actually improving the efficiency as it eliminates the CPU time between टू जॉब्स. एक से दूसरे जॉब में जाने के लिए आपको टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि हम एक ही जगह पर फिक्स जगह पर अपना सारा का सारा डिटेल्स रख दे रहे हैं. वी कॉल इट एज अ रेजिडेंट मॉनिटर. सो दैट इज एन एडवांटेज. Disadvantage would be that a batch operating system actually suffers from starvation. So it suffers from starvation. For example, when we have 5 jobs, let's say अगर हमारे पास J1 है, J2 है, J3 है, J4 और J5, 5 jobs हैं जो कि एक particular batch में present है. So if the execution time of J1 is very high, अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो जो बाकी 4 processes हैं, जो बाकी 4 आपके jobs हैं, वो तो कभी execute ही नहीं होंगे. Or you can say that they will have to wait for a very long time, and their other processes get starved. Starved means बहुत देर से भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है. So that is something known as starvation. Then the second disadvantage would be that they are not interactive. Interactive नहीं है batch processing system. So they are not suitable for the jobs which are dependent on user input. जो user के input पर dependent हैं, उसके लिए suitable नहीं है. For example, if a job requires the input of two numbers from the console, so then it will never get it into the batch operating scenario, since the user is not present at the time of execution. Execution के वक्त पर user present ही नहीं है, तो ये interactive नहीं है. Now the second one, that is the multi-programming. Multi-programming क्या है, ये आप बोल सकते हो that this is an extension of batch only. ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन है, जहां पर वेयर द सीपीयू इज ऑलवेज बिजी, हियर द सीपीयू इज ऑलवेज केप्ट बिजी. यहाँ पर हम सीपीयू को हमेशा बिजी रख देते हैं. एंड हर एक प्रोसेस को सिस्टम के 2 टाइम की जरूरत होती है. लाइक एवरी प्रोसेस इज गोइंग टू रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ टाइम. वन इज द सीपीयू टाइम एंड अनदर वन इज द इनपुट आउटपुट टाइम. So in a multi-programming environment, जब एक process input output करेगा, तो CPU can start execution of the other process. और अगर मान लीजिए कोई CPU को लेके बैठा है, तो कोई दूसरा process input output कर सकता है. So in that way, the multi-programming is actually improving the efficiency of the system. इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एक बार इसका diagram देख लेंगे. See, in the main memory we have the operating system and we have 3 programs, program 1, program B and program C. Program C is actually waiting for the CPU. Program B is execution is in the process, and program A is waiting for writing the output data. So everyone is busy. So you can see the advantage that throughout the system it is increasing. The CPU always had one program to execute. Response time could also be reduced. But what are the disadvantage of multi-programming? Multi-programming provides an environment जहां पर क्या होता है, various system resources are used efficiently, but they do not provide any user interaction with the computer. So again, the user interaction is not provided in multi-programming. Then the third type,
of operating system is multiprocessing operating system. See class, in multiprocessing what happens, parallel computing is achieved. What happens here? Here the parallel computing is achieved. You can say it in this way that there are more than one processors which are present in the system and which can execute more than one process at the same time. तो इससे क्या होता है, ओवरऑल थ्रूपुट जो है, ओवरऑल वर्क डन जो है सिस्टम का, वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? तो ये फिर से अच्छे से समझ में आएगा when you will see the picture. This is the working of an multiprocessor operating system. So what is happening here? Here more than one processor is present in the system. You can see there is a CPU1 and there is a CPU2, and accordingly they are executing more than one process simultaneously. They are doing the same thing simultaneously. तो इससे क्या हो रहा है, आपके सिस्टम का वर्क डन या थ्रूपुट भी इसको बोला जाता है, दैट इज इंक्रीज्ड. एडवांटेज, increased reliability. Due to multiprogramming, the processing tasks could be distributed over the processors, तो reliable definitely है और throughput भी increased है. Then disadvantage ये है कि ये थोड़ा सा complex है इसको create करना, and it is sophisticated as it takes care of multiple CPUs simultaneously, right? Then the next, that is multitasking. Multitasking में क्या होता है कि that is actually the, you can say that this is a logical extension of multi-programming only. ये multi-programming का logical extension ही है, and it is actually enabling multiple programs to execute simultaneously. Here there were multiple processors who were executing multiple processes at the same time. Here we are focusing on multiple programs. In one line you can say that it somehow it is similar, but you can see the difference in multitasking. Here we are talking of the applications, like what is happening here. One is an word, another is web browser, another is email. तो ये सारे जो भी आपके processes हैं, आप उन सबको क्या कर सकते हो, उनको एक साथ multitask कर सकते हैं, right? Advantage, this operating system is more suitable, or it is suited to supporting multiple users simultaneously. Then the multitasking operating system has a well-defined memory management also. Disadvantage, it is busier at the same time to complete any task in a multitasking environment. So the CPU generates more heat. क्योंकि ये हमेशा busy रहता है, तो CPU is actually generating more heat. Then the next type of operating system, that is network operating system. Network operating system में क्या होता है class, that here we are including the software and as well as the associated protocols also, which are going to communicate with other computers with the help of the network conveniently, obviously, and cost effectively. So here what is happening, you can say that here the operating system is actually includes the software and its associated protocols to communicate with other computers, ताकि वो बाकी computers या systems के साथ communicate कर सके via network. ठीक है, और इस तरीके के network को हम क्या बोलते हैं, network operating system, right? As you can see here, we have the softwares, and here it is communicating with one agent, another agent, another agent. There is an administrative panel, etc., etc. So the entire scenario is happening with the help of the network. तो इसके advantage क्या है? Let's just have a look at it. Advantages of network operating system is that the network traffic is reduced due to the division between the clients and the server. Then this type of system is less expensive to set up and maintain. Disadvantage, इस तरह के advantage में operating system में failure of any node in a system is going to affect the entire system. Then security and performance issues are also there, right? Then the next operating system, that is the real-time operating system. See class, in real-time operating system, each job carries a certain deadline. हर एक job जो है वो एक deadline carry करती है, within which the job is to be completed. जिसके अंदर आपको job को complete करना है, otherwise you are going to bear huge
lost, or even if the result is produced it would be a useless result. अगर आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो भी रहा है आफ्टर द डेडलाइन, सो दैट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है. So the application of real-time system exists in the case of military applications. So if you want to drop a missile, then the missile is supposed to be dropped within a certain precision. तो वहाँ पर we can use this type of real-time operating system. Then advantages: it is easy to lay out, develop and execute, and in real-time operating system the maximum utilization of devices or systems is being done. तो maximum utilization जो है हम devices और systems की इसके अंदर कर सकते हैं, right? Then if you talk about the disadvantage, so real time operating system is very costly to develop. इसको develop करना काफी costly है, and they are very complex and they can consume critical CPU cycles, right? तो ये सब कुछ आप कह सकते हैं कि इसके disadvantage में है. So we have these many types of operating systems. Again, the next type, that is your टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, क्लास की रिसोर्सेज जो हैं दे आर एलोकेटेड इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन. यू कैन से दैट द रिसोर्सेज, जस्ट अ सेकेंड, I think it is not charged, so let me charge it. The pencil is not charged. So let's just talk about the time sharing system with the help of this picture only. हम picture से देख लेते हैं. तो time sharing operating system में क्या होता है, as you can see that the resources are allocated in a time dependent fashion to several programs simultaneously. आप देख भी सकते हैं in the picture. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, it is actually helping to provide a large number of users direct access to the main computer. Main computer से direct access users को इसमें मिल जा रहा है. Again, definitely it is a logical extension of multi-programming only. But in time sharing, what is happening that the CPU is switched, you can say, among multiple programs. हर एक different programs के बीच में on the basis of scheduled time, उसके basis में ये क्या हो रहा है, ये share हो रहा है. The CPU is being shared, right? So that you can think of the scenario in a time sharing operating system. So time sharing operating system allows many users to be served simultaneously. So sophisticated CPU scheduling schemes and input output management are required. Then time sharing operating systems are very difficult and expensive to build. इसको build करना थोड़ा difficult और expensive है. Then we can go through with the advantage and disadvantage of time sharing. So the advantage would be that time sharing system, now the advantage disadvantage you people can also think of, आप भी सोच सकते हैं. So the advantage is that it is providing effective utilization and sharing of resources. Resources सबको equally अच्छे से मिल जाते हैं. And this system reduces the CPU idle and response time. CPU का जो भी idle या response time है उसको ये क्या करता है, it is actually reducing it. तो ये जो है ये उसको reduce कर रहा है. ठीक है, तो ये जो है वो उसको reduce कर रहा है, right? Then we have the distributed operating system. तो distributed operating system में क्या होता है, that distributed operating system जो है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये आप एक मशीन पर install नहीं करते हैं. You can see it in the picture. ये आप, this is not installed in on a single machine. It is actually divided into parts. और वो पार्ट्स जो है वो हम डिफरेंट मशीन्स में लोड करते हैं. लाइक एक मशीन में एक पार्ट, दूसरे मशीन में दूसरा पार्ट, इस तरीके से. और उसको करने का फायदा क्या है, एक तो ये नुकसान है कि इट इज एक्चुअली बिकमिंग more complex, large, sophisticated because they have to take care of the varying networking protocols. एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको बहुत प्रॉब्लम होता है. लेकिन we still use it because it has certain advantage that we can share the resources. Then the system is fault tolerant. कोई fault भी हो रहा है तो वो उसको tolerate कर पा रहा है, etc. Just a second. ठीक है, तो इफ यू विश यू कैन नोट इट डाउन. अब इसको लिख भी सकते हैं कहीं पर कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, दैट दिस distributed operating system, now this is the distributed, this distributed operating system
is not installed on a single machine. एक मशीन में आप इसको इंस्टॉल नहीं करते हो, जबकि क्या करते हो, it is divided into parts. इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद and then these parts are loaded on different machines. उसके बाद आप इसको different machines में load करते हो, right? As you can see, there is a host, there is a control program, there is a host over here also, there is a gateway and over LAN. So you can see lot many things over here, and they are being connected with the help of a distributed system. So again we can see that what are the advantages of it. So advantage is that we have the sharing of processes, fault tolerance. Disadvantage, protocol overhead can dominate the computation cost. हर एक के साथ different matching हमें protocols चाहिए, तो उस तरीके से आप ये बोल सकते हो that it becomes very difficult. It is actually an overhead which is actually dominating the computation cost, right? Then we have the dual mode operation. आपको ये देखना है, इतने तरह के आपने अभी तक पढ़ लिए ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर इज अनदर थिंग while our operating system is operating in the form of dual mode. Dual mode में क्या होता है, that it is actually working in both the, it is executing in both the codes. Like you can say that in order to ensure the proper execution of an operating system, we have to distinguish between the execution of an operating system code और user defined code. क्या वो system code में run कर रहा है या फिर वो यूजर डिफाइंड कोड में रन कर रहा है. सो वी नीड टू सेपरेट मोड्स ऑफ ऑपरेशन. हमें दो सेपरेट मोड चाहिए होते हैं. एक को हम बोलते हैं यूजर मोड एंड अनदर इज नोन एज द कर्नल मोड. कर्नल मोड को कभी कभी हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजर मोड, सिस्टम मोड, प्रिविलेज्ड मोड, ये सब कुछ बोलते हैं. So here we actually we take the help of a bit. यहाँ पर हम एक बिट की हेल्प लेते हैं. उस बिट का नाम होता है मोड बिट. यहाँ पर चेक करने के लिए that operating system is in which it is executing in which mode, तो यहाँ पर we have a bit जिसको हम बोलते हैं मोड बिट. That is known as mode bit. So mode bit is actually added to the hardware of the software. अगर हम हार्डवेयर में उसको ऐड कर देते हैं कि करंट मोड चेक करने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है whenever you are in a kernel mode, that is being represented by 0 bit, and whenever you are in a user mode, it is represented by 1 bit. So when a user application requests a service from the operating system, it makes a transition from user to kernel mode. तो उसके accordingly वो change भी करता है. कैसे? You can see this is actually the transition from user to kernel mode. So you can see there are certain user processes, like user process is executing, then the call system calls. तो system call आने पर यहाँ पर trap हो जाता है. Trap हो जाएगा तो यहाँ पर वो mode bit को क्या कर देगा? 0 कर देगा. It is executing the system call that is being serviced first, and then it is returning or it is changing the mode bit back to 1. That means it is returning from the kernel mode and now it is moving to the user mode. तो जब user mode में आएगा the mode bit is 1, और जब वो kernel mode में आएगा उसकी mode bit क्या होती है? 0 होती है. तो these things you have to keep in mind that at the system boot time the hardware is always in the kernel mode. जब booting हो रही है, आपका system start हो रहा है, then the system is always in the kernel mode, and operating system is then loaded and it is going to start the user applications in the user mode. फिर जो user applications आती हैं क्लास, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस में चले जाता है? यूजर मोड में ट्रांजिशन करता है, चेंज करता है. और जब भी whenever a trap or an interrupt occurs, तो हार्डवेयर is actually switching from the user mode to kernel mode. That means it is changing the mode bit to from 1 to 0 or from 0 to 1. ये change होता रहेगा. So thus whenever the operating system is gaining the control of the system, जब भी उसको सिस्टम का कंट्रोल मिलेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा? It is in a kernel mode. तो वो kernel mode में चला जाएगा, right? So what now I have used a word system calls. तो system call को थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं that what is a system call. See, system call एक तरीका है. It is a means, it is a method for a user program to ask the operating system कि operating system को ये पूछता है that it can perform certain particular tasks which are reserved for the operating system on users behalf.
ठीक है, तो ये बहुत तरह से इट कैन वेरी इन लॉट मेनी थिंग्स, लाइक यू कैन से देयर इज अ मेथड बाय अ प्रोसेस विच वांट्स द एक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्शन के लिए वी एक्चुअली हैव द system calls. So system calls, you can say it is a form of trap only to a specific location in the interrupt, or interrupt are in the form of vectors, so you can say it is in the interrupt vectors. For what purpose? For gaining the operating system cut, right? Then here there is a short topic known as caching. तो caching क्या है? See class, caching is a very important principle for computer systems. Information हम usually जो रखते हैं कोई storage में रखते हैं, जिसको हम लोग अभी तक जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as main memory. But whenever as it is used, it is first copied to a fast storage system. तो caching क्या है? आपका एक fast स्टोरेज सिस्टम है जहां पर आप अपने मटेरियल्स को रख सकते हैं, बट दैट इज ऑन टेम्पररी बेसिस। ये होता है टेम्पररी बेसिस पर। सो व्हेन वी नीड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी फर्स्ट चेक इट इन द कैश। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप पहले उसको कैश में चेक करते हो। इफ इट इज देयर यू यूज इट directly from the cache, but if it is not there, the information from the source puts a copy in the cache with the assumption कि वो दोबारा से उसको कॉल करेगा। तो these things you can keep in mind that what is caching। और caching जो है, कैश मेमोरी जो आपका होता है, it has a limited size, उसका एक size होता है, and for that we have cache management also, तो that we will be covering later on। और कैश साइज के अंदर हमारे पास रिप्लेसमेंट पॉलिसीज भी होती हैं, तो ये सब हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक में करना है, राइट। सो टिल देन टिल हियर व्हाट ऑल वी हैव अंडरस्टूड, उसके लिए मैंने यहाँ पर बीच में कुछ एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करी हैं। आई वुड वांट यू पीपल टू हैव अ लुक ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द सेम थिंग। आप ये चीजें कर कर बताएंगे, और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इन क्वेश्चंस का। नाउ दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योरसेल्व्स, और अगर आपको हेल्प चाहिए देन यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट, लाइक इफ यू आर गेटिंग स्टक एनीवेयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन would best suit the following environments? For example, we have a dormitory floor, we have a university campus, we have a state, and we have a nation. So what network configuration? Now we have gone through variety of networks. What configuration would you personally feel would be good for here? Then the second question, give two reasons why cache are useful. What problems do they solve? What problems do they cause? If a cache can be made as large as a device for which it is caching, for instance as large as a disk, why not make it that large and eliminate the device? Why we do not use the cache directly? Why there is a need for main memory? तो ये एक actually a question है that why there is a need for main memory. Then the next question, third question. Under what circumstances would a user be better off using time-sharing system rather than a PC or a single-user workstation? Then, in multi-programming and time-sharing environments, several users share several systems simultaneously. This situation can result in various security problems. What first point is that what are two such problems? What are two such problems? Second, can we ensure the same degree of security in time-shared machine as in a dedicated machine? You need to explain. Then the next question, which of the following instructions should be privileged? यहाँ पर कौन कौन सी instructions privileged मिलेंगी, like set the value of a timer, read the clock, clear the memory, issue a trap, turn off interrupts, etc. Then what is the purpose of interrupts? Interrupt का क्या purpose है, and what are the differences between a trap and an interrupt? Can traps be generated intentionally by a user program? If so, for what purpose? Right? So these are the 6 questions which you can do by yourself and with the concept clearance that I have done till now. Now the next thing is the process concept that we need to understand कि process क्या है, process किसे कहते हैं. So this much you know now class that process जो है, process is more than the program code. Process एक program तो definitely नहीं है, उससे ज़्यादा है, which is sometimes also known as the text section. Process के अंदर हमारा text जो है वो stored होता है. Text के साथ साथ हमारी इसमें current activity भी stored होती है. क्या होती है?
current activity is stored, which is in the form of a value. You can say program काउंटर के फॉर्म में इसको हम स्टोर करते हैं. और आपके इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोसेस के अंदर कंटेंट्स होते हैं. किसके, प्रोसेसर्स के, रजिस्टर्स के कंटेंट्स होते हैं. सो यू कैन से दैट प्रोसेसेस जनरली इंक्लूड द प्रोसेस स्टैक, जो कि एक टेम्पररी डेटा है. प्रोसेस का स्टैक भी होता है जो कि टेम्पररी डेटा है, और एक साथ साथ एक डेटा सेक्शन भी होता है विच इज कंटेनिंग द global variables. So it also includes a heap also, which is the memory that is dynamically allocated to the process during runtime. और अच्छे से समझ में आएगा when you will understand it with the help of a picture. You can see these are the process attributes. We have a process ID, we have a program counter, we have a process state, priority, general purpose registers, list of open files, list of open devices. Now what are they? See, process ID, whenever a process is created, a unique ID is assigned to the process, which is used for the unique identification of the process, जिसको हम क्या बोलते हैं, process ID. Program counter stores the address of the last instruction of the process. ये address store करता है of the last instruction of the process on which the process was suspended, और वहीं से वो उसको recall कर सकता है. So the CPU uses this address while the execution of the process has to be resumed. Then a process state. Process जो है अपने creation से completion तक बहुत तरह के states में जाती है, like new, ready, running, waiting. तो कौन सा process state होगा वो भी आप इसमें store करते हैं. Then a priority. Every process has its own priority. The process with the highest priority would be selected by the CPU first. Then the general purpose registers. हर एक process के अपने खुद के it has an own set of registers जो कि data को hold करते हैं, which is generated during the execution of the process. Then the list of open files. Execution के वक्त क्या होता है, हर एक process के पास कुछ files होती हैं जो present होनी चाहिए main memory में. So operating system also maintains it. Then the list of open devices. The devices which are being used during execution is also stored, right? Then here we have a short topic on threads. See, the process model that we have discussed so far implies what? That a process is what? It is a program which is actually performing what? It is actually performing a single thread execution. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि process क्या है? Process is a program that performs, जो perform करता है a single thread of execution. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोजिटली एक प्रोग्राम जो है वो MS वर्ड प्रोग्राम चला रहा है, तो एक सिंगल थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, तो सिंगल थ्रेड का मतलब ये है दैट द प्रोसेस इज परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट अ टाइम. सिंगल थ्रेड का मतलब है ओनली वन टास्क एट ए टाइम, एक वक्त पे सिर्फ एक ही काम. सो द यूजर कैन नॉट साइमल्टेनियसली टाइप कैरेक्टर्स, रन द स्पेल चेकर, एक ही साथ वो नहीं कर सकता है. लेकिन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ है क्लास, दैट वी हैव एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस एंड इट इज अलाउइंग मल्टीपल थ्रेड्स फॉर एग्जीक्यूशन. अब ये पॉसिबल होने लगा है. सो ऑन अ सिस्टम विच इज सपोर्टिंग द थ्रेड्स, द पीसीबी कैन बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईच सच थ्रेड, राइट. तो अब आप पहले ये देख लीजिए कि प्रोसेस को रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाइनेक्स में कैसे होता है. सो अ पीसीबी और यू कैन से अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी स्ट्रक्चर. सी स्ट्रक्चर से वो होगा लाइक टास्क स्ट्रक्चर हमने ले लिया है, तो यहाँ पर अब आपका सी लैंग्वेज भी लिंक हो रहा है. ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो एक प्रोसेस को दिखानी है. यू कैन सी, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है PID_T PID, so this is for process identifier, long state, the state of the process, then time slice, the scheduling information, then parent pointer, that is the process is of the parent, then children is the process is of the children, then the list of open files, for that we have files underscore struct pointer files, then we have MM stands for the memory address of this particular process. So for example, the state of a process is represented by these fields. Now if it wants to, like if it wants to change it, so for that we can change it also. तो कर्नल के अंदर क्या होता है, सारे के सारे एक्टिव प्रोसेसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डबली लिंक लिस्ट.
ठीक है, आपने एक स्ट्रक्चर ऊपर बना दिया, टास्क तक उसी को आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और कर्नल जो है वो हमेशा मेंटेन करेगा पॉइंटर टू द करंट, और वो करंट ये बताता है द प्रोसेस विच इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। जैसे अभी यहाँ पर आपको ये करंट दिख रहा है, सो इट टेल्स दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द सिस्टम वांट्स टू चेंज द स्टेट फ्रॉम द करंटली एग्जीक्यूटिंग। तो उसको अगर मान लो न्यू स्टेट में जाना है, सो द करंट विच इज एक्चुअली अ पॉइंटर इज नाउ बीइंग चेंज्ड। तो न्यू स्टेट हम लोग करंट पॉइंटर में चेंज कर देते हैं लाइक दिस वे। Also, I would like to tell you that जो queue है that is being stored as linked list। जो queue है उसको हम linked list की तरह store करते हैं। एक ready queue होता है जिसके अंदर pointers होते हैं first के और final PCB के, और हर एक PCB के अंदर एक pointer field होता है जो कि next PCB को ready queue में point करता रहता है, next को point करता रहता है। So at a later stage we can change it, right? तो अभी हमने यहाँ पर बात करी है process states की, so that would be our next topic, that what are the various types of process states. So this is a state diagram. As you can see, we have new state, ready state, running state, termination state. Along with that we have wait or block state, suspended wait, suspend/ready state. तो ये क्या states हैं? We can let's just have a look. So the process from its creation to its completion passes through variety of states. तो पहला है न्यू स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, here a program which is going to be picked up by the operating system into the main memory, उसको हम बोलते हैं न्यू स्टेट में वो चला गया है। रेडी स्टेट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स द न्यू प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड पुट्स इट इनटू द मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर जब मेन मेमोरी में लेकर आता है उसको हम बोलते हैं नाउ इट इज इन द ready state. I have highlighted the main things over here. Then we have the running state. Running state में क्या होता है, one of the processes from the ready state would be chosen by the operating system depending on the scheduling algorithm. तो scheduling algorithm हम लोग पढ़ेंगे, उन सब algorithm को use कर कर ready से running state में वो आ जाता है, that means CPU उसको मिल जाता है। Then we have block or waiting state. तो running state से a process जो है a process can make a transmission to block or wait state depending upon the scheduling algorithm or the intrinsic behavior of the process. तो block हो सकता है। फिर when a process completes its execution then it goes into the termination states and all the context of the process would be deleted. The process will be terminated by the operating system. Then we have a few more states. एक होता है suspended ready. Suspended ready में क्या होता है, a process in the ready state which is moved to the secondary memory from the main memory. आप secondary memory से उसको main memory में लेके जाते, क्यों, due to lack of the resources, उसके पास resources नहीं है तो उसको हम suspend ready में रख देते हैं, right? Then suspend, like if the main memory is full और एक high priority भी आता है तो आपको room बनाना पड़ता है, space बनाना पड़ता है उस process को main memory के अंदर, ठीक है। एक है आपका suspend ready के बाद suspend wait. So suspend wait में हम क्या करते हैं class, that instead of removing the process from ready queue, it's better to remove the blocked state. हम blocked state वाले process को ही remove कर देते हैं जो कुछ processes के लिए wait कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं suspend wait, right? Then the next thing, that what are the operations on the process. Process पर class जब हम operations करते हैं, पहला होता है process को create करना, very important operation. So once a process is created, it will be ready and it would come into the ready queue, that is the main memory, and it would be ready for the execution. जब एक process एक नया process बनाता है तो दो possibilities हो सकती हैं। पहला क्या, that the process continues to execute concurrently with its children, वो अपने child के साथ concurrently execute करता रहे, या फिर the parent जो है it waits until some or all of its children to have terminated, right? There are also two possibilities in terms of the address space. वो क्या है, the child process जो है that is a duplicate of the parent process. ये भी हो सकता है कि child process parent process का duplicate है, उसके पास same program और data है। Then the child process has a new program loaded into it. एक नया program जो है वो भी उसके अंदर load कर दिया गया। तो ये सब possibilities आपकी आ सकती हैं, ठीक है। So each process you can say it is identified by a process identifier जो कि unique integer है, ठीक है। तो एक नया process class अगर आपको बनाना होता है तो उसके लिए we have a system call known as a fork call. तो fork call से क्या होता है, fork system call से a new process is being created. एक new process जो है वो
क्रिएट हो जाता है, और जो न्यू प्रोसेस है उसके अंदर कॉपी होता है एड्रेस स्पेस ऑफ द ओरिजिनल प्रोसेस। ये होता है, ये मैकेनिज्म से क्या होता है, इस मैकेनिज्म से जो पेरेंट प्रोसेस होता है ना क्लास, वो बहुत इजीली चाइल्ड प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकता है। अब दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, लाइक दिस फॉक इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, वो ये है अगर रिटर्न कोड फॉक का अगर 0 आता है, सो दैट इज फॉर द न्यू चाइल्ड प्रोसेस, अदरवाइज अगर वो नॉन जीरो आता है, दैट इज फॉर द चाइल्ड दैट इज बीइंग रिटर्न बाय द पेरेंट। तो अगर 0 रिटर्न हो रहा है, सो दैट मीन्स अ न्यू चाइल्ड इज क्रिएटेड, और अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, सो दैट मीन्स द चाइल्ड हैज बीन रिटर्न फ्रॉम द पेरेंट ओनली, पेरेंट ने ही उसको रिटर्न करा है। ठीक है, एक और सिस्टम कॉल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द exec सिस्टम कॉल। exec सिस्टम कॉल जो है क्लास, इट इज यूज्ड आफ्टर द फॉक्स सिस्टम कॉल, फॉक के बाद ये आता है बाय वन ऑफ द टू प्रोसेसेस टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद द न्यू प्रोग्राम। अगर आपको मेमोरी स्पेस को चेंज करना है, तो ये exec क्या करता है, इट इज एक्चुअली लोडिंग द बाइनरी फाइल इनटू मेमोरी, मतलब इट इज डिस्ट्रॉइंग द मेमोरी इमेज ऑफ द प्रोग्राम एंड इट इज स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, उसकी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर लेता है। तो इससे क्या फायदा हुआ exec सिस्टम कॉल से, यहाँ से भी यही फायदा हुआ दैट टू प्रोसेसेस आर एबल टू कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेट करने के बाद दे कैन गो टू द वेराइटी ऑफ सेपरेट वेज, और दे कैन पार्ट देयर वेज फ्रॉम हियर। ठीक है, नाउ द पेरेंट कैन देन क्रिएट मोर चिल्ड्रन, पेरेंट और भी चिल्ड्रन बना सकता है, बिकॉज इट हैज नथिंग एल्स टू डू while the child runs, but it also issues another call that is a wait system call। लेकिन ये wait system call भी कॉल कर सकता है ताकि वो खुद को रेडी क्यू में मूव कर सके जब तक कि चाइल्ड टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, ये चीज आप जो मैं बता रही हूँ आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं, लाइक वी हैव अ फॉक कॉल, वी हैव क्रिएटेड पेरेंट एंड चाइल्ड would be there by exec call and then it would exit, then parent might wait and then it can resume। तो इस तरीके से सिनेरियो आपका चलता है, right? You can understand the same thing in the form of the program also। We have int main function, we have PID, that is the process ID, fork a child process, so here we are creating a child process। Now if my PID is less than 0, so that means my fork has failed, error has occurred, so you have to return 1 over here। Else if my PID is equals to 0, that means I have a child process and we can say that we have a child process, otherwise you can give an exception also here। ठीक है, else part में we have a parent process, so parent is actually waiting here, so it is waiting for the child to complete and then it can resume। So in this way only it works, like first we have fork, then we have exec, and then we have the wait, right? These are the system calls and in this fashion only they can work, right? देन आफ्टर द क्रिएशन व्हाट हैपेंस, प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, अभी तक सिर्फ क्रिएट करने की इतनी बातें कर रही थी मैं। देन वी हैव शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या होता है दैट आउट ऑफ मेनी प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू चूज वन प्रोसेस ना, एंड देन इट हैज टू स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूटिंग। सो सिलेक्शन करने के लिए वी हैव अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग in some time। Then we have execution। जब एक process execute, like if it is once the process is scheduled for the execution, process उसको execute तो कर रहा होता है, अब process जो है उसको block भी किया जा सकता है, वो wait state में भी जा सकता है, because in the case the processor starts executing other processes। तो execution कैसे करना है that also we have to decide। Then we have deletion or killing। Now once the purpose of the process gets over, तो operating system क्या करता है, उस process को kill कर देता है, it actually kills the process। So the context of the PCB would be deleted and the process gets terminated। ठीक है, now the process terminates when it finishes executing the final statement and it asks the operating system by calling another system call, that is an exit system call। So इस statement क्या होता है कि it is returning a status value which is being given to the parent process and accordingly it can work, right? और यहाँ पर क्या हो रहा है, all the resources, जो भी resources दिए गए थे of the processes, they are also deallocated, वो भी deallocate कर दिए जाते हैं by the operating system, right? Then a parent may terminate, parent के पास भी ये power है that it can terminate the execution of one of its child for a variety of reasons। बहुत तरह के reasons होते हैं, such as the child has exceeded the usage of some of the resources, उसने resources का usage exceed कर दिया है। Second, the task assigned to the child is no longer required। Third, the parent is exiting, so it does not allow the child to continue,
राइट। तो ये सारे सिचुएशंस में पेरेंट कैन ऑल्सो आस्क द चाइल्ड और इट कैन टर्मिनेट्स द चाइल्ड। देन प्रोसेस को क्लास जब हम लोग शेड्यूल करते हैं, सो वी हैव वैरायटी ऑफ शेड्यूलर्स। वन वी हैव अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, एंड वी also have a short term scheduler. Long term scheduler is also known as the job scheduler. It chooses the processes from the secondary memory, और सेकेंडरी मेमोरी से उसको लाना कहां पर लेकर आना होता है, ये लेकर आता है उसको रेडी क्यू में, जहां से उसको सीपीयू मिल जाएगा, दैट इज लेटर ऑन। बट सेकेंडरी मेमोरी से रेडी क्यू में लाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। ये बहुत अच्छी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसको मेंटेन करता है। एंड इफ अ जॉब शेड्यूलर चोजेस मोर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस, देन ऑल ऑफ दीज जॉब्स मस्ट बी रिसाइडेड इन द ब्लॉक स्टेट। उसको ब्लॉक स्टेट में रखा जाता है और सीपीयू विल रिमेन आइडल फॉर ऑल ऑफ द टाइम। तो इससे मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इफ इट टेक्स 10 मिली सेकेंड्स टू डिसाइड, उसको डिसाइड करने में 10 मिली सेकेंड लग जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना है, जिसका फर्दर टाइम है 100 मिली सेकेंड्स, तो 10 divided by 100 plus 10 which is equals to 9% of the CPU is being wasted. इतना काम जो है, इतना CPU जो है वो वेस्ट हो गया while scheduling the work. So the long term scheduler executes much less frequently, इसीलिए हम इसको थोड़ा कम frequently execute करते हैं। Minutes may separate the creation of one or more processes, and accordingly it is also controlling the degree of multi-programming, right? Then we have a short term scheduler. Short term scheduler को class हम लोग CPU scheduler भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, it has to select one of the jobs from the ready queue. ये ready queue से कहाँ पर ले जाएगा, CPU को dispatch करता है, ठीक है। So an algorithm sorry is used to select the job which is going to be dispatched. तो यहाँ पर हमारे पास एक dispatcher का भी रोल होता है, जिसका काम क्या होता है, select कर कर execute करने के लिए देना, ठीक है। So you can see that the job of CPU, this short-term scheduler is very critical in the sense because if it has to select a job जिसका CPU burst time बहुत ज़्यादा high है, then all the jobs after that will have to wait for a very long time. इस process को हम लोग बोलते हैं starvation. So starvation problem may also arise if the short-term scheduler makes some mistakes while selecting the job. Then we have the medium term scheduler. Medium term scheduler is actually taking care of the swapped out processes. जो processes swap out हो रही हैं उसका ये ध्यान रखता है। If the running state process needs some input output for completion, then it needs to change the state from running to waiting. फिर इसको running से waiting में change करना पड़ता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है उसको हम इस चीज के लिए यूज करते हैं। So it removes the process from the running state and it makes some room for other processes. Such processes are swapped out of the processes and this process is known as swapping. So medium term scheduler जो है it is responsible for suspending and resuming of the processes. किस process को suspend करना है, किस process को अब resume करना है, तो ये सारा काम जो है ये medium term scheduler करता है and it also reduces the degree of multi programming. ठीक है, ये भी रिड्यूस करता है। एंड स्वैपिंग इज नेसेसरी टू हैव अ परफेक्ट मिक्स ऑफ द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू। स्वैप तो आपको करना ही पड़ेगा इन केस ऑफ like anything, like if there is higher priority etc problems are there, then you have to make sure that you are swapping. Then some operating systems like time sharing systems may introduce an additional or intermediate level of scheduling, और उसका key idea ये है that it is going to remove the processes from the main memory. ये main memory से remove कर देगा, again it is reducing the degree of multi programming, right? Then here only there is a topic of context switching. Context switch भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखिए, when an interrupt occurs, जब भी कभी एक interrupt होता है तो सिस्टम को क्या करना पड़ता है, it needs to save the current address of the process running on the CPU so that it can restore the context while processing it. प्रोसेसिंग इज डन, उसको रिस्टोर करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए उसका वो एड्रेस स्टोर कर लेता है। सो कंटेक्स्ट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी। नाउ इट इंक्लूड्स द वैल्यूज ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स एंड द process states and the memory management information. So generally when we perform the state saving of the current state, so that is in the kernel or in the user mode, but that state has to be restored for resuming purposes. तो स्विचिंग करने के लिए अगर एक प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी से रेडी क्यू से सीपीयू जब स्विच कर रहा है, देन द स्टेट्स आर टू बी सेव्ड, दैट इज समथिंग नोन, लाइक दिस टास्क इज नोन एज द कंटेक्स्ट
switching. Context switch time जो है, ये जो टाइम हमें लगता है, it might be 1 millisecond etc milliseconds, ये हमें इंक्लूड करना पड़ता है अपने शेड्यूलिंग में, क्योंकि क्लास हमें इसको इंक्लूड करना पड़ता है. So this is an overhead because the system does not do any useful work while switching. Switch करते हुए कोई काम नहीं कर रहा है. So this is an overhead, and its speed varies from machine to machine depending on the memory speed, right? Then we have here inter-process communication. Now, like here, now we have lot many processes, तो उनके बीच में communication भी होता है. So processes which are executing concurrently may either be independent processes or they may either be cooperating processes. एक process को मैं independent तब बोलूंगी when it cannot affect or when it is not affected by other processes while executing in the system. Any process that does not share any information with the other process is independent. और वो process कोऑपरेटिव तब होगा जब वो इफेक्ट हो सकता है या किसी और प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है. दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट. और जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं क्लास, दे रिक्वायर एन आईपीसी मैकेनिज्म, दैट इज एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म विच विल अलाउ देम टू एक्सचेंज द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन. इनके आप दो मॉडल समझ सकते हैं. वो मेमोरी भी शेयर करते हैं, मैसेज पासिंग भी करते हैं. शेयर्ड मेमोरी मॉडल में अ रीजन ऑफ द मेमोरी इज शेयर्ड, और प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन में जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको आप रीड या राइटिंग के लिए आप शेयर कर सकते हैं. अ शॉर्ट टॉपिक ओवर हियर रिगार्डिंग पाइप्स. पाइप्स के ऊपर भी एक शॉर्ट टॉपिक है. पाइप क्या होते हैं? पाइप्स एक्ट्स एज अ कंड्यूट अलाउइंग टू प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट. दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास पाइप्स होते हैं. पाइप्स वर द फर्स्ट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स दैट वर यूज्ड इन अर्ली यूनिक्स सिस्टम्स एंड इट यूजुअली प्रोवाइड वन ऑफ द सिंपलर वेज जिससे प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ठीक है. सो वी हैव फ्यू इश्यूज ऑल्सो. पहला इशू क्या है? डज द पाइप अलाउ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन और बाईडायरेक्शनल कम्युनिकेशन? सेकंड, अगर टू वे कम्युनिकेशन अलाउड है, इज इट हाफ डुप्लेक्स और इज इट फुल डुप्लेक्स? अब आई थिंक यू कैन नो, हाफ डुप्लेक्स में डेटा कैन ट्रेवल ओनली इन वन वे एट अ टाइम, फुल डुप्लेक्स में इट कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस एट अ टाइम. देन देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, जैसे पेरेंट चाइल्ड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए. Then can pipes communicate over a network or must the communicating processes reside on the same machine? में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें देखकर हमने इतनी बातें समझ ली हैं जो प्रोसेसेस के ऊपर इन्वॉल्व कर रहा है. राइट. सो हेयर अगेन यू हैव प्रोसेसेस थ्रेड्स के ऊपर इन्वॉल्व कर रहा है. हेयर अलॉन्ग विद द टीचिंग आई हैव अ फ्यू एक्सरसाइजेस ऑल्सो जो आपको एक बार देखना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर क्रिएटेड? लाइक वी हैव हैश इंक्लूड स्टूडियो, हैश इंक्लूड यूनिस्टेड, int main function, fork a process, fork a process, fork a process, return 0. तो आपको मुझे इस क्वेश्चन में बताना है. दिस इज एन एक्सरसाइज. क्वेश्चन 6 हो गया था पहले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें कितने प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट होंगे. Then the next program, identify the values of PID at the lines A, B, C and D. A, B, C and D पर आपको ये देखिए लाइन A, लाइन B, लाइन C और D पर आपको PID के वैल्यूज जो है वो आइडेंटिफाई कर कर बतानी है. एंड यू हैव टू अज्यूम कि एक्चुअल PID वैल्यूज पेरेंट और चाइल्ड की जो है, एक्चुअल PID पेरेंट की 2600 है और चाइल्ड की 2603 है. तो अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? राइट. देन वी विल टॉक अबाउट अ थ्रेड. थ्रेड क्या है? थ्रेड एक बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन का, जिसके अंदर एक थ्रेड का आईडी होता है, एक प्रोग्राम का काउंटर होता है, एक रजिस्टर का सेट होता है और एक स्टैक होता है. ये भी बाकी थ्रेड्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करता है. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज अ हेवी वेट प्रोसेस जिसके अंदर एक सिंगल कंट्रोल था, लेकिन अब प्रोसेस के पास मल्टी थ्रेड्स हो जाएंगे ताकि वो एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है. एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर, वी हैव कोड डेटा हियर. दिस वाज अ सिंगल थ्रेड, नाउ वी हैव मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स. तो इसके कुछ मॉडल्स आपको पता होने चाहिए. एक है मेनी टू वन मॉडल, एक है वन टू वन मॉडल और एक होता है आपका मेनी टू मेनी मॉडल. मेनी टू मेनी वन मॉडल में क्या होता है? मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू वन कर्नल थ्रेड इज एक्चुअली हैपनिंग. मतलब बहुत सारे यूजर्स एक ही कर्नल से कनेक्टेड है. तो थ्रेड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पर एक थ्रेड लाइब्रेरी होती है विच इज सो एफिशिएंट दैट इज गोइंग टू गिव यू the work would be very accurate and the entire process will block if a thread makes a blocking system call. Also, because one thread can access the kernel at a time, multiple threads are unable to get into the parallel to the microprocessors. तो ये नहीं हो पाएगा. ये आप सिस्टम आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलारिस. ये आप एग्जांपल देख सकते हैं. सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम में या ग्रीन थ्रेड्स आपको मिलते हैं जो कि आपका ये वाला सिस्टम को फॉलो करते हैं, मेनी टू वन.
देन वी हैव वन टू वन मॉडल. वन टू वन मॉडल में क्या होता है, हर एक यूजर थ्रेड एक कर्नल थ्रेड के साथ कनेक्टेड है. दैट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग मोर कंकरेंसी देन द मेनी टू वन model because it is allowing another thread to run when a thread makes a blocking system call. एक अगर system call हो रहा है तो दूसरा thread can run. But the only drawback of this model is that it is creating a user thread which requires creating the corresponding kernel thread. उसको kernel thread बनाना पड़ रहा है. तो ये एक overhead है जो हम नहीं चाहते हैं क्योंकि ये performance खराब कर रहा है. Then we have many to many. Many to many में क्या होता है, many user level threads we have which is equal to or smaller than the number of the kernel threads. तो वो आपका इसमें involved होता है. Whereas many to one allows the developer to create as many threads as she wishes. यहाँ पर concurrency तो नहीं मिल रही है लेकिन kernel जो है वो एक thread को एक वक्त पर schedule कर सकता है. वन टू वन मॉडल में ग्रेटर कॉन्करेंसी था लेकिन डेवलपर को ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ रहा था. मेनी टू मेनी के अंदर ये सब शॉर्टकमिंग्स तो नहीं थे लेकिन डेवलपर्स कैन क्रिएट एज मेनी यूजर थ्रेड्स एज नेसेसरी. ऑल्सो व्हेन अ थ्रेड इज परफॉर्मिंग अ ब्लॉकिंग सिस्टम कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड, राइट. देन अभी हमने सीपीयू शेड्यूलर, क्योंकि अब हमें ये सारे टर्म्स को यूज कर कुछ मैथमेटिक्स करना होगा क्लास, तो उस मैथमेटिक्स के लिए हमें कुछ छोटे टर्म्स जो हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए. वो ये है, जैसे सीपीयू शेड्यूलर है, वेन एवर द सीपीयू बिकम्स आइडल, जैसे ही वो आइडल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड. इसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग. अब शेड्यूलिंग होती है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, यानी हम उसको अगर ब्लॉक कर रहे हैं, रन हो रहा था लेकिन रन से मैं अगर उसको वेटिंग स्टेट में ले आती हूँ तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव. ठीक है. या फिर एक प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट में तब आ गया जब कोई इंटरप्ट हुआ, या फिर अगर कोई एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है या कुछ भी ऐसी चीजें हुई जहां पर आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हमें करना पड़ रहा है, व्हेन वी आर फोर्सफुली स्टॉपिंग इट, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है, वंस द सीपीयू हैज बीन एलोकेटेड, सीपीयू अगर उसको मिल गया है तो हमारा काम वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा उसका बर्स्ट टाइम या फिर उसका जो भी कंप्लीशन टाइम है वो कंप्लीट नहीं होता है. देन वी हैव अ टर्म नोन एज डिस्पैचर. डिस्पैचर का काम मैंने अभी बताया है कि इसका काम होता है रेडी क्यू से सीपीयू को कंट्रोल देना, पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट कर. सो इट गिव्स द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस विच इज सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इसके फंक्शंस में आ जाता है context की switching, then it is switching to user mode, then switching to a proper location in the user program that can restart the program. So dispatcher is very fast and since it is in vogue because during every process switch ये क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है. और यहाँ पर we have something known as dispatch latency. Dispatch latency क्या है क्लास? The time it takes for the dispatcher to stop one process and start another process. एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने में जो टाइम लगता है उसको क्लास हम लोग बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी. ठीक है. अब इसके पास हमारे पास क्या है क्लास, हमें अब बहुत तरह के वेरियस टाइम्स को समझना है और इसके बाद हमारे को स्ट्रेट अवे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करना है और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में क्लास मुझे आपको मैथ सॉल्व कर दिखाना पड़ेगा. सो दिस वी विल बी डूइंग, लेट मी जस्ट से टुमारो आई विल बी कमिंग अप विद अ लेक्चर, यू कैन से दैट मतलब वेरी सून वी विल बी प्लानिंग ऑफ इट एंड वी कैन कम अप विद इट. लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ तक जो कंटेंट्स है उसको कंप्लीट कर लेना है एंड देन वी कैन कम अप विद द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. तो हम शेड्यूलिंग उसके बाद आ जाते हैं. सो थैंक यू पीपल कैन गो थ्रू दीज थिंग्स. इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज कंप्लीट इट एंड आस्क मी द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. देन वी विल बी मूविंग विद द शेड्यूलिंग पार्ट. शेड्यूलिंग का हम एक लेक्चर लिखेंगे, देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. ओके, सो थैंक यू.